जी हां, बड़े फैसले का बड़ा दिन आ गया। धड़कनें तेज हैं, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर जम गई हैं। पनामा केस के तारीखी फैसले की घड़ी करीब आ गई है। दरखास्त गुजारों का नवाज शरीफ, इसहाक डार और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की नाअहली का मुतालबा। पनामा पेपर्स केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। मुल्क की तारीख का अहम फैसला आने में कुछ ही देर बाकी है। सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा फैसला आज 2 बजे सुनाया जाएगा। गुज़िश्ता साल दुनिया भर में पनामा की ऑफशोर कंपनियों का तूफान उठा तो पाकिस्तान में हुक्मरान खानदान समेत कई पर्दा नशीनों का नाम भी सामने आया। अपोजिशन जमातें और इमरान खान पहले सड़कों पर आए और फिर अदालत उस्मा का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मजमूई तौर पर 2 मरहलों में 35 समाअतें की। पहले मरहले में जब चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में लार्जर बेंच ने 9 दिसंबर 2016 को कमीशन के क़याम की तजवीज़ दी तो तहरीक इंसाफ ने उसके बाइकाट का ऐलान कर दिया। उसके बाद चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की रिटायरमेंट पर बेंच टूट गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में नए बेंच ने नए साल में नए सिरे से समाअत की। बकौल जस्टिस आसिफ सईद खोसा 25,000 दस्तावेजात दाखिल की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने 26 समाअतों के बाद 23 फरवरी 2017 को फैसला महफूज किया। तकरीबन 55 दिन का तवील इंतजार आज दोपहर 2 बजे खत्म हो जाएगा। और आपको बताएं कि पनामा केस के दरखास्त गुजार इमरान खान की बनी गाला में वॉक और वर्जिश जारी है। अदालत के फैसले के बाद करप्शन का खात्मा होगा, ये भी कहा इमरान खान ने। पनामा केस के फैसले से पहले चेयरमैन पीटीआई की मसरूफियात आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। वॉक जारी है, वर्जिश जारी है। पनामा केस के दरखास्त गुजार इमरान खान की बनी गाला में अदालत के फैसले के बाद करप्शन का खात्मा होगा, यह कहा है पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने। और मुल्क की तारीख के अहम केस पनामा केस का फैसला आपसे कुछ देर बाद सुनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हामिद मीर साहब, आप बात करते हैं। हामिद मीर साहब, अदालत उज़्मा का माहौल कैसा देख रहे हैं आप? बड़े फैसले का बड़ा दिन आ गया आज। जी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अहाता है, यहाँ पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुन और वकला के अलावा सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है और उसके साथ ही साथ पुलिस भी अपने तमाम तर साजो सामान के साथ मौजूद है। और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का मरकज़ी गेट है उसके सामने पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है और ऐसा लगता है कि किसी भी किस्म की जो नाखुशगवार सूरत हाल है उसे निपटने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने ख़ुसूसी तौर पर इंतज़ाम किए हैं। और जहाँ तक इस केस में लोगों की दिलचस्पी का आलम है तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हर कोई आदमी जो है वो एक दूसरे से ये पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। तो इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नायब सदर इकराम चौधरी साहब मौजूद हैं और उनसे हम लीगल ओपिनियन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, हम ये तो नहीं पूछ सकते कि क्या फ़ैसला आने वाला है, लेकिन इस फैसले में जो लोगों की दिलचस्पी है उस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि माजी के जो अदालत उज़्मा के फ़ैसले हैं उनको सामने रखा जाए तो ये फ़ैसला पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात मुरतब करेगा? मेरा ये ख्याल है कि ये फ़ैसला पाकिस्तान की सियासत ही नहीं बल्कि पूरी कौमी ज़िंदगी और वो तमाम इदारे जो मुंसलिक हैं कौमी मामलात में, और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में करप्शन जो है वो कैंसर की तरह हर इदारे को अपने घेरे में लिए हुए और इसमें बड़े और छोटे किसी न किसी शक्ल में इन्वॉल्व नज़र आते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये मुकदमा और ये फ़ैसला इन तमाम पहलुओं को अहाता करते हुए आगे बढ़ेगा और इसीलिए मेरा नुक्ता नज़र ये है कि सबसे पहले चूँकि ये 3 इम्पॉर्टेंट लोग इसमें सामने हैं, डार साहब, कैप्टन सफदर साहब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब, तो ये आर्टिकल 62 की जद में और उसकी गिरफ्त में कानूनी तौर पे मेरा एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के नुक्ता नज़र है कि हैं। मसलन कम अज़ कम रिक्वायरमेंट पार्लियामेंट के रुकन के लिए तो ये है कि वो गुड कैरेक्टर का हामिल हो, छोड़ दीजिए इस दाखत और अमानत के बुनियादी असूलों को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एम्पल अपॉर्चुनिटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए इस 184(3) के केस में ये लेकिन 184(3) जो है उसमें आप डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसी का अगर गुड कैरेक्टर का पहलू सामने रखा जाए और ये सामने रखा जाए कि आपने पाकिस्तान के अवाम का कोई भी नुमाइंदा हो, क्या इसको अच्छे किरदार का या दयानतदार या सच बोलने वाला
होना चाहिए ऑर्डिनरी सेंस में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस में मैं बात नहीं कर रहा। तो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर ये मैटर ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस भी है और फंडामेंटल राइट्स लोगों के, कि लोगों का हक है कि उनके नुमाइंदे अच्छे किरदार के हों, दयानतदार हों, रिप्रेजेंटेशन कर सकें। मेरा ये ख्याल है कि इसमें दो पहलू सामने आते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है और नंबर 2, अगर फ़र्ज़ करें लाइटर साइड पे भी देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए, क्योंकि वो तो कमीशन बनना ही है और वो ज़रूरत है आईनी और कानूनी। आपको यकीन है कि कमीशन बनेगा? ये इसलिए कि मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेजन, प्रॉपर्टीज तो आज के फैसले में डिस्क्वालिफिकेशन होगी या कमीशन के बनने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन होगी? नज़र ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन या इलादा करने का जो अमल है प्राइम मिनिस्टर को, ये इसी फैसले का हिस्सा होगा और दूसरा भी इसी के अंदर होगा। लेकिन मेरा ये नुक्ता नज़र है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस जजमेंट में अपना सुपरविजन बरकरार रखेगी इस मुकदमे को उस वक्त तक जब तक हतमी कमीशन रिपोर्ट नहीं दाखिल हो जाती, ये मामला हतमी तौर पे फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। नहीं, लेकिन कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, अली ज़फ़र साहब जो हैं, वो आपकी बाहर के साबिक सदर हैं, वो कहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन तक शायद मामला ना जाए। मैं यही कह रहा हूँ कि डिस्क्वालिफिकेशन की पूरी बेस मौजूद है आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन फ़र्ज़ करें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी उन तमाम इदारों के ज़रिए जिसमें नैब भी है, FBI भी है, FIA भी है, बाकी इदारे भी हैं, इस मामले में इम्पार्शियलिटी को बरकरार रखने के लिए यकीनन 187(3) के तहत वो ऐसा हुक्म जारी कर सकते हैं इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए कि आप प्राइम मिनिस्टर उस वक्त तक जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वो अपने इस मामले में प्राइम मिनिस्टरशिप से इरादी इख्तियार करें। मेरा ख्याल है। अच्छा, एक और पहलू बड़ा अहम है। जी जी, एक और पहलू ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये फैसला सुनाने में काफ़ी देर लगाई है, इसकी क्या वजह है? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक मुझे इल्म है कि इसमें लाखों के हिसाब के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दाखिल हुए और यकीनन इस नतीजे को फाइनली करने के लिए उनको देखना तो ज़रूरी था। अच्छा, ये वजह है। बहुत शुक्रिया इकराम चौधरी साहब। और आसिफ बशीर चौधरी साहब जो हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, आप उनसे बात करेंगे। जी आसिफ बशीर चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, आसिफ बशीर चौधरी साहब, आपको इस वक्त क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? आप कहाँ पे हैं इस वक्त? मैं मीर साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर हूँ, मेन गेट के ऊपर हूँ और यहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल भी देख रहा हूँ। जो सियासी कारकुन आ रहे हैं और बिलखुसूस PTI के कारकुन ज़्यादा बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उनको देख रहा हूँ। लेकिन मीर साहब, आप जो फ़ैसले के हवाले से बातें कर रहे थे, मैंने इस केस को कवर भी किया है, उसमें इसके स्कोप के हवाले से कुछ चीज़ें मैं भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, अगर आप ज़रूरी समझें तो मैं आपको बता सकता हूँ। सर जी बिल्कुल, आप बताएं। ऐसी आज एक ऐसी फ़िज़ा और पैदा हुई हुई नज़र आ रही है जैसे बहुत सारे लोगों को ये तवक्को है कि आज शायद जो फ़ैसला आएगा उसके बाद कोई सियासी तब्दीली रोनुमा हो जाएगी या कोई इंतज़ामी तब्दीली बड़ी रोनुमा हो जाएगी। लेकिन जो केस को सारे को देखने के बाद हमारी राय है वो ये इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तवक्को की जा रही है वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो उम्मीदें बांधी जा रही हैं। तो नवाज़ शरीफ जो हैं उनका इस केस के साथ जो ताल्लुक़ है वो बराह रास्त नहीं है। पनामा लीक्स में उनका बराह रास्त एक तो नाम नहीं है, दूसरा जो कोर्ट में बात सामने आई उनका 2 हवालों से ताल्लुक़ इस केस के साथ बनता है। एक तो उन्होंने जो पनामा लीक्स के ऊपर मुख्तलिफ बयानात दिए, उसमें जो पटिशनर्स हैं उनका मौक़िफ़ है कि उनके बयानात जो हैं उनकी बुनियाद पर जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। और दूसरा मरियम नवाज़ की जो उनकी कस्टडी का मामला है, जो डिपेंडेंट का मामला है, इस बुनियाद पे मियां नवाज़ शरीफ साहब को इस साथ जोड़ा जा रहा है। और मैं आपको सर मुख्तसरन ये बात बताऊं कि आसिफ साहब, हम ज़रा बनी गाला भी जाएंगे। आप भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर हूँ, तो हम बनी गाला जाने की कोशिश करते हैं। और बनी गाला में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं वो शायद मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि वहाँ इमरान खान साहब की क्या मसरूफियात हैं। तो बनी गाला में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं उनका नाम फ़िलहाल मेरे तक नहीं पहुँचा IFB से। अहमद सुभान साहब हैं। अहमद सुभान साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम सर। अहमद सुभान साहब, आप मेरी आप खैरियत से हैं? सर इधर बिल्कुल इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ बनी गाला में, और यहाँ पर जिस तरह से आज जो सुबह से रूटीन की इमरान खान की यहाँ पर फ़िलहाल एक्टिविटी है, आज सुबह उन्होंने एक्सरसाइज भी की अपनी मामूल के मुताबिक। और यहाँ पे अभी जो हमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 बजे के बाद यहाँ से इमरान खान ने बनी गाला से निकलना है और सुप्रीम कोर्ट पहुँचना है केस की हेयरिंग के लिए, फ़ैसला सुनने के लिए। अब तक यहाँ पे जो उनके बरतानिया से दोस्त हैं जुल्फ़ी बुखारी, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, वो इस टाइम पे उनके साथ मौजूद हैं बनी गाला में। और ये जुल्फ़ी बुखारी ने ही इनको बरतानिया से बहुत हेल्प की थी केस के मुख्तलिफ शाहिद इकट्ठे करने में और कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने। जब इमरान खान दौरान समात जब ब्रेक आई दिसंबर में, तो जब इमरान खान ने रुख किया बरतानिया का, तो जुल्फ़ी बुखारी के पास ही गए थे और वहाँ से काफ़ी शाहिद और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके तरीके इंसाफ के इमरान के साथ भी कुछ अहम रहनुमा गए थे और वहाँ से वो फिर वापस आए। इस टाइम पे भी वो मौजूद हैं यहाँ पे इमरान खान के साथ बनी गाला में उनकी रिहाइश गाह पर। यहाँ से अब तक इससे कुछ देर के बाद यहाँ से इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब जाना है, जबकि जो तरीके इंसाफ के दीगर रहनुमा हैं, जिसमें शीरी मज़ारी हैं, असद उमर हैं, जहांगीर तरीन हैं, वो सब भी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के साथ पहुँचेंगे। अहमद सुभान साहब ये बताएं कि अहमद सुभान साहब, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने भी थोड़ी देर पहले एक्सरसाइज की, तो आपने देखा उनको एक्सरसाइज करते हुए, उन्होंने कितनी देर एक्सरसाइज किया है? जी बिल्कुल। अब तक जो हमें जियो न्यूज़ को जो स्पेशल एक एक्सक्लूसिव शॉट्स भिजवाए गए हैं यहाँ पे से जो हमारे ज़राए से मौसूल हुए हैं, उसके मुताबिक इमरान खान ने आपसे कुछ देर कबल आज अपनी रूटीन के मुताबिक यहाँ पे एक्सरसाइज की है बनी गाला में अपनी रिहाइश गाह पर। और उसके बाद अब वो यहाँ से तकरीबन 1 बजे के करीब उनने निकलना है सुप्रीम कोर्ट के लिए और वो डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचेंगे। कुछ यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि जहांगीर तरीन उनके साथ होंगे, जबकि दीगर जो रहनुमा हैं उसमें अलीम खान, शीरी मज़ारी, असद उमर और दीगर रहनुमा तहरीक इंसाफ के वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ही इमरान खान को ज्वाइन करेंगे आज फ़ैसला सुनने के लिए। जी अच्छा, और आप ये बताएंगे कि यहाँ पे कोई बनी गाला में पीटीआई के वर्कर्स का भी कोई हजूम है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी अभी तक तो यहाँ पे कोई हजूम नहीं है। अभी इस टाइम तक जो तहरीक इंसाफ के सिर्फ जुल्फ़ी बुखारी जो कि इमरान खान के दोस्त हैं बरतानिया से, वो यहाँ पर पहुँचे। अब से कुछ देर कबल लाहौर से पीटीआई के एमपीए हैं डॉक्टर मुराद रास, वो भी यहाँ पर आए थे, लेकिन उनने हमारे साथ मीडिया के साथ तो बात की, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली शायद अंदर जाने की, जिसके बाद वो यहाँ से ही वापस चले गए स्टूडियो और यहाँ से अब ये लाहौर जाएंगे। जी तलत साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी तलत हुसैन साहब, आप खैरियत से हैं? आप लाहौर में मौजूद हैं। सुना है लाहौर में बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, लाहौर में और माल रोड पर और कैंट के इलाके में भी बैनर्स लगे हुए हैं। तो ये जो बैनर्स हैं ये आपको क्या पैगाम दे रहे हैं? जी हामिद, लाहौर में भी लगे हुए हैं और पंजाब के दूसरे मेन शहरों के अंदर भी लगे हुए हैं। बुनियादी तौर पर मुझे लगता ये है कि जो मुस्लिम लीग की मुकामी क़यादत है वो उसका मखमसा या उसका अभाम ज़रा मरकज़ी क़यादत से ज़्यादा है। तो एक तो ये है कि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कहीं बहुत ख़तरनाक फ़ैसला ना आ जाए, वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई ना हो जाएं। अगर वो हुआ तो उनको वर्कर्स के बिहाफ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को रीअश्योर करवाते हुए ये पोस्टर्स नज़र आते हैं कि जी हम आपके साथ खड़े हुए हैं अगर कोई बहुत बड़ी उफ्ताद आप पर पड़ गई। दूसरी तरफ ये भी इसकी एक तशरीह की जा रही है कि ये जो डिसीजन से पहले सेलिब्रेटरी किस्म के पोस्टर्स हैं, यानी वर्कर्स को पता है कि शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वर्डिक्ट के बाद भी पीएम हाउस के अंदर बैठ के बतौर वज़ीर आज़म काम कर रहे हों, तो वो पहले से अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। वो पीएम को पैगाम भी दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं और ये जानते हैं कि पीएम ही रहेंगे। लेकिन पोस्टर्स हर जगह पर लगे हुए हैं और मेरे ख्याल में जो एंटिसिपेशन है वो ये भी है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत बड़ा एहतजाज अगर इसके ऊपर होता है गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, तो उनको भी ये पैगाम जाए कि PMLN जो है वो चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठी रहेगी, वो भी सड़कों के ऊपर होगी। तो 3-4 मकासद इन पोस्टर्स के मुझे नज़र आते हैं। अच्छा तलत हुसैन साहब, यहाँ पे इस्लामाबाद में जो मुस्लिम लीग नून के आला सतही ज़राए हैं, जिन्हें हम हुकूमती ज़राए भी कह सकते हैं, वो ये तासुर दे रहे हैं कि वो बड़े मुतमिन हैं और वज़ीर आज़म साहब मामूल का काम जारी रखे हुए हैं, और उनका ये कहना है कि हो सकता है कि इस फैसले में कुछ ऐसे रिमार्क्स आ जाएं जिससे मुस्लिम लीग नून को सियासी नुकसान पहुंचे, लेकिन उनको यकीन है कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी।
तो ये यहाँ पे जो इस्लामाबाद में जो हुकूमती ज़राए हैं वो तो यही तासुर दे रहे हैं कि हम बड़े मुतमिन हैं क्योंकि हमें डिसक्वालिफिकेशन का कोई ख़तरा नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे एक लॉ एक्सपर्ट इकराम चौधरी साहब से, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। वो कह रहे थे कि डिसक्वालिफिकेशन हो सकती है, लेकिन लाहौर में आप समझते हैं कि लाहौर में राय ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो ये मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो लाहौर में और इस्लामाबाद में एक पेज पे नज़र क्यों नहीं आ रही? उसकी एक तो वजह यह है कि जो इस्लामाबाद में जो मुस्लिम लीग की क़यादत है वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रा करीब है और बिल्डिंग वाइज भी करीब है और सुनगुन ज़रा उनको बेहतर मिल जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच का मूड क्या है। तो जो ज़रा परे क़यादत है लाहौर के अंदर जो बैठी हुई है मुकामी तौर पर, उनके खदशात ज़रा आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि जब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये बयान दिया है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म अभी भी हूँ और काम करता रहूँगा, जो आज मेन हेडलाइंस बनी हुई हैं, फिर मरीम नवाज़ साहबा का ट्वीट जिसके अंदर आपको अगरचे पंजाबी बढ़क नज़र नहीं आती लेकिन बहुत ज़्यादा एतमाद नज़र आता है कि जी नज़रें जमी हुई हैं, हम देख रहे हैं स्टेज को और खेल का आगाज़ किया जाए। अगरचे आज का जो उन्होंने दोबारा ट्वीट किया है उसके अंदर मुझे लगता है कि थोड़ी सी पोजीशन उन्होंने चेंज की है, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि फ़ैसला जो भी आए, जो वज़ीर-ए-आज़म को सपोर्ट मिली है उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हूँ और शुक्रिया आवाम का अदा किया। लेकिन ओवरऑल 12 घंटे पहले से लेकर अब तक मुझे PMLN की जो मरकज़ी क़यादत है उसके अंदर पैनिक का उनसर नज़र नहीं आता। आपको ख़ुद पता है कि कितनी बहस होती रही कि ये वर्डिक्ट जो है ये कंसेंसस पर बेस्ड होगा या इसमें इख्तलाफी नोट होगा, एक जज एक तरफ है, दो एक तरफ हैं, तीन एक तरफ हैं। लेकिन अब बात इस पर ठहर गई है कि आखिर में क्या वज़ीर-ए-आज़म डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे। तो एन का ख्याल है कि वो नहीं होंगे और अगर वज़ीर-ए-आज़म बच जाते हैं तो उसका मतलब है कि उनकी क्वीन बी जो है वो बच जाती है और बाकी सारी तफसील है हामिद, आप समझते हैं कमीशन बनना ना बनना। अच्छा, अब ये भी ज़रा थोड़ा सा अब तबसरा फरमाएं कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी बड़े मुतमिन हैं, दूसरी तरफ एक तरफ नवाज़ शरीफ साहब बड़े मुतमिन हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी बड़े मुतमिन हैं। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बहुत भरपूर किस्म की एक्सरसाइज की है, बड़ी सख्त एक्सरसाइज की है और अभी वो तैयारी पकड़ रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। और वो जो प्राइवेटली बात कर रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। तो दोनों ही बड़े पुरइत्माद हैं, कि ऐसा तो नहीं कि फ़ैसला जो है वो दोनों ही क्लेम कर सकेंगे कि उनकी जीत हो गई है। जो इमरान खान साहब का जो एतमाद है उसके ऊपर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। वो नामसाद हालात के अंदर भी बहुत पुरएतमाद नज़र आते हैं। जब उनका पहला धरना था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था, तब भी बहुत पुरएतमाद थे। दूसरे धरने में भी बहुत ज़्यादा पुरएतमाद थे। तो उनका एतमाद जो है उसका मेरे ख्याल में ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई इतना ताल्लुक़ नहीं है, कि उनकी शख्सियत का हिस्सा है जिसको हमेशा साथ लेके चलते हैं। एक्सरसाइज की तरह चाहे दिन हो रात हो, वो एक्सरसाइज 2-2.5 घंटे ज़रूर करते हैं। PTI का ग्राफ ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, तो वो तो उनकी शख्सियत का और उनकी तर्ज़ ज़िंदगी का एक तरीक़ाकार है। लेकिन बुनियादी इस्तेदा हामिद, आपने चूँकि बहुत इस पर प्रोग्राम किए हैं, आपने इसका तजिया भी किया है, आपने डॉक्यूमेंट्स भी सारी देखी हैं। बुनियादी इस्तेदा जो थी वो PM की डिस्क्वालिफिकेशन की थी और PTI का तमाम तर सियासी लाएअमल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की डिस्क्वालिफिकेशन के गिर्द घूमता है। अच्छा, अगर आप उसको सियासी और आइनी तो कानूनी तौर पर देखें, अगर ये गोल आज या हदफ PTI नहीं पाती तो अमलन तो ज़ाहिर है उनको सियासी धचका होगा। लेकिन इसके साथ साथ PTI क्या चीज़ें ऐड कर सकती है, ये एक अच्छा पैकेज अपने लिए क्रिएट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। एक तो जो गैलप का सर्वे आया है वो हमने देखा, उसमें तकरीबन 57% लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान फैसला की नौयत के बावजूद जो है वो इखलाकी तौर पर जीते हैं। 43% का ख्याल है कि अगर फैसला डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में नहीं आता तो इमरान खान हारते हैं। तो एक तो उनको पब्लिक ओपिनियन उनके हक़ में ज़ाहिर है गैलप की हद तक नज़र आती है। ज़िमनी इंतखाबात का क्या ट्रेंड है वो एक अलहदा बहस है। दूसरा, वो अगर प्रोब कमीशन बनता है और लंदन प्रॉपर्टीज़ की बाकायदा प्रोब होती है तो इमरान खान ये कह सकते हैं कि जिस तलाशी का मैंने जिक्र किया था, जिस पर मैंने सेकंड धरना ख़त्म किया था, वो उस तलाशी का हकीकी आगाज़ अब हुआ है। और अगर उसके दायरे में मरीम नवाज़ आती हैं और नवाज शरीफ साहब की औलाद आती है तो PM के लिए धचका यकीनन होगा। अगर नैब के लिए स्पेशल डायरेक्शन जारी की जाती हैं, FIA के लिए स्पेशल डायरेक्शन जारी किए जाती हैं, तो इमरान खान एक पैकेज क्रिएट कर सकते हैं सक्सेस का। लेकिन बुनियादी बात यह है कि PM का सर्वाइव करना बतौर PM सियासी तौर पर मेरे ख्याल में PTI के लिए एक धचका होगा। बाकी एतमाद के ज़रिए वो बहुत सारे गैप्स फिल कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर
अगर हुदैबिया पेपर मिल का केस खुल जाता है तो इसका मतलब है कि पीटीआई जो है वो इस पोजीशन में होगी कि वो कहे कि हमारी भी जीत हो गई है। तो अब तलत साहब मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम। तो रशीद रिजवी साहब, इस वक्त पूरी जो दुनिया की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे जमी हुई हैं, तो बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपको क्या लग रहा है कि कुछ जजेस ने ये कहा कि ये फैसला जो है सदियों तक याद रखा जाएगा, क्या लगता है आपको ये फैसला सदियों तक याद रखा जाएगा? वो आने के बाद कहा जा सकता है कि फैसला सदियों तक याद रहेगा, या ये सिंध हाई कोर्ट बार के फैसले की उसमें आता है कैटेगरी में, या 200 मौलवी तमीज़ुद्दीन खान, ज़फ़र अली शाह, बेगम नुसरत भुट्टो किस कैटेगरी में आता है? ये जो अभी आपने मुकदमों का नाम लिया है, तमीज़ुद्दीन केस, नुसरत भुट्टो केस, तो ये तो दूसरी तरह के फैसले हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, फैसला पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है। लेकिन मैं ये बता दूं, पूरी कौम ये चाहती है कि इस मुल्क से करप्शन ख़त्म हो। इस पे तो सारी कौम यूनानिमस है कि हम सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रॉब्लम है इस मुल्क में वो है करप्शन का। किसी तरीके से भी, इससे पहले एक दफ़े सुप्रीम कोर्ट ने अटेम्प्ट किया था, आपने देखा होगा असगर खान, एयर मार्शल असगर खान के केस में, लेकिन क्या हुआ उसको, वो भी एक तारीखी फैसला है, उस पर अमल दरामद कितना किया जाता है ये देखना। लेकिन वो जो फैसला है उस पर अमल दरामद का हुक्म पीपल्स पार्टी की हुकूमत को दिया गया था 2012 में, उन्होंने नहीं किया, तो अभी नून लीग की हुकूमत है, तो उसका भी फ़र्ज़ है कि वो भी उस पर अमल दरामद करे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि देखें ना, बाद में पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने ये शोर किया था कि 2013 के इलेक्शंस में जो मैनिपुलेशन हुए हैं, और असगर खान का केस भी यही था, इलेक्शंस के मैनिपुलेशन पे था 90s के। तो अगर इस किस्म के तारीख़ी फ़ैसले आते हैं और वो फिर बाद में कोल्ड स्टोरेज में चले जाएंगे तो बेकार रहेगा। इस पर पार्लियामेंट को, इस पर सिविल सोसाइटी को, लॉयर्स कम्युनिटी को, पॉलिटिशियंस को, हर एक को अमल करना पड़ेगा। अच्छा रशीद रिजवी साहब, एक बहस ये चल रही है, हुकूमत के जो हामी लोग हैं या जो लीगल एक्सपर्ट हैं और कुछ वफाकी वुज़रा हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की डिसक्वालिफिकेशन, इमरान खान जो है वो डिसक्वालिफिकेशन का मुतालबा कर रहे थे नवाज शरीफ की, तो अगर नवाज शरीफ डिसक्वालिफाई नहीं होते तो ये इमरान खान की बहुत बड़ी शिकस्त है। तो अगर आज के फैसले में नवाज शरीफ डिसक्वालिफाई नहीं होते तो आप समझते हैं कि ये इमरान खान की शिकस्त होगी? मैं नहीं समझता कि कोर्ट इस हद तक जाएगी डिसक्वालिफिकेशन तक की, इसलिए कि आप देखें 18वीं तरमीम में आर्टिकल 10A इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कहता है कि सिविल राइट्स के मसले में, क्रिमिनल ट्रायल के मसले में, एवरी पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। 184(3) की प्रोसीडिंग्स में नहीं समझता हूँ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तकाजे पूरे कर सके। अच्छा, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ डिस्क्वालिफिकेशन का कोई ऑर्डर। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, तो कमीशन बन सकता है? बिल्कुल कमीशन बन सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये मौका ज़ाया किया था जब चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली चीफ जस्टिस थे, कि उसी वक्त वो अगर ट्रिब्यूनल बना देते तो आज जुडिशल कमीशन का काम ख़त्म हो रहा होता। उन्होंने इजाज़त मांगी पिटिशनर से, ये कभी नहीं हुआ ऐसा प्रेसिडेंट। आप भी सारी ज़िंदगी कोर्टों के धक्के खाएं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर से पूछे कि भाई आपको ये फ़ैसला मंजूर है। मैं समझता हूँ उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट को कमीशन बना देना चाहिए था फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड सब्सिक्वेंट। अच्छा ये सर, ये बताएं कि अगर कमीशन बनता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि कमीशन को टाइम फ्रेम दिया जाए कि इस टाइम फ्रेम में ये कमीशन अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करे? मैं समझता हूँ इतने केस की सुनने के बाद, इतनी हेयरिंग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इश्यूज फ्रेम करके टाइम लिमिट दे, उसमें बिल्कुल ओपन ना छोड़े कमीशन को। देयर शुड बी सम डायरेक्शंस, सम गाइडलाइंस फॉर द कमीशन। और कमीशन बनने के बाद फैसला होगा कि किसने डिस्क्वालीफाई होना है, किसने नहीं, इसलिए कि फिर वो एक एविडेंस का क्रॉस करके जाएगा। हर विटनेस आके क्रॉस एग्जामिन होगा, एडमिशन होगा, डिनायल होगा। तो मैं समझता हूँ कि वही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रशीद रिजवी साहब। और
आपने गुफ्तगू सुनी जनाब रशीद रिजवी साहब की, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, और क्या हम वापस तलत हुसैन साहब के साथ बात कर सकते हैं? तलत साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी, मुझे आवाज़ आ रही है हामिद आपकी। तलत हुसैन साहब, आपने रशीद रिजवी साहब की गुफ्तगू सुनी? जी बिल्कुल सुनी, बड़ी फिक्र अंगेज और वाज़े अंदाज में उन्होंने बात की है। जी तलत साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, आपकी आवाज़ आ रही है हामिद? आ रही है आप मुझे आपकी आवाज़? अच्छा, तो तलत साहब, ये रशीद रिजवी साहब की आपने बातें सुनी होंगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, और अब मेरे साथ मुफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं। मुफ्ता इस्माइल साहब, अभी हम सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट से बात कर रहे थे, रशीद रिजवी साहब से, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। तो रशीद रिजवी साहब कह रहे थे कि आज प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है एक इंक्वायरी कमीशन बन जाए और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन का ख़तरा मौजूद है। आपको क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से कोई भी ख़तरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह डिस्क्वालिफिकेशन का। प्राइम मिनिस्टर के सामने कोई भी ऐसे शवाहिद नहीं आए थे जिससे वो गिल्टी हुए हों, लेकिन अब 2 घंटे में कोर्ट का फैसला आ जाएगा और फिर जो कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मंजूर होना चाहिए, हमें ज़रूर मंजूर होगा। अच्छा, ये बताइए मिफ्ता साहब के मुस्लिम लीग नून की तरफ से लाहौर शहर में और कुछ दीगर शहरों में बड़े बड़े बैनर्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि कारकुनों की तरफ से नवाज शरीफ से कहा जा रहा है कि हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। ये क्यों? ये कारकुनान के जज्बात हैं। वो ये भी बैनर्स लगे हैं कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, जो कि मियाँ साहब का एक नारा है। अमन हो या जंग हो, है अब अमन ही होगा इंशाल्लाह, मतलब वो उसकी कोई बात नहीं, वो तो जज्बात की बात है। लेकिन मियाँ साहब के साथ एक लोग हैं, कल देखें चकवाल के लोगों ने भी एक फ़ैसला दिया है, ताकि वो उनको लोगों ने कहा था कि पैनामा के ऊपर ये फैसला होगा, उन्होंने भी फैसला दिया है। तो लोग मियाँ साहब के साथ हैं, सियासी लोग, सियासत तो नहीं छोड़ देंगे हम, लेकिन बहरहाल मतलब कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम मानेंगे। लेकिन हमको अल्लाह के साथ से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मियाँ साहब को फिर सरसरू करेगा एक मरतबा। अच्छा, तो ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं, उनको ख़ास तौर पर ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने लाहौर में रहना है। ख्वाजा साद रफ़ीक कल भी मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में थे और आज भी इस्लामाबाद में नज़र आएंगे आपको। तो आज वो जो एक जुलूस के बारे में सुना हमने, वो आएंगे आज? बिल्कुल आएंगे इंशाअल्लाह ताला, आप देखिएगा कि निकलेंगे कोर्ट से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब। जी तलत साहब, सॉरी, मैंने आपसे बात कर रहा था तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो बीच में आ गए, तो अब आपने इनकी भी बात सुन रही है। आपने देखा होगा कि ये काफ़ी पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ को सुरखरू करेगा। तो अब आपका क्या ख्याल है? अब इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसको सामने रखें, रशीद रिजवी साहब की गुफ्तगू को सामने रखें, अब आपको कैसा लग रहा है, क्या फ़ैसला आएगा? मेरे ख्याल में हामिद, जो रशीद रिजवी साहब ने बात की वो कानूनी तौर पर उसमें बड़ा वज़न है और आपको कन्विंसिंग नज़र आता है। देखें, जितनी भी 35 पेशियाँ हुई, जिसके अंदर 95 घंटे लगे, जो 26,000 के करीब दस्तावेज़ात सामने रखी गई, उनके बारे में कोर्ट का क्या ख्याल है आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। नाजरीन की याद दहानी के लिए कोर्ट ने दोनों तरफ से जो दस्तावेज़ात सामने रखी गई उनको उधेड़ के रख दिया और कहा दिया जी कि आपके पास, तो एक को कह दिया आपके पास सिर्फ इल्ज़ामात हैं और दूसरी तरफ आपने कह दिया जी कि आपने जो चीज़ इस्टेब्लिश करनी थी अपनी इनोसेंस वो आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। अब बेंच जो है वो किस बुनियाद पर फैसला करेगा कि नवाज शरीफ साहब इनोसेंट हैं या नहीं हैं? उसके लिए ज़ाहिर है प्रोब कमीशन ही बनेगा और प्रोब कमीशन के पास तमाम इख्तियारात होंगे। यहीं पर वो जाविया भी सामने आता है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि नैब को डायरेक्ट किया जाए, FIA को डायरेक्ट किया जाए, तमाम इदारों को कहा जाए कि इस कमीशन को आप सपोर्ट करें। सो इन अ वे हामिद, ये ऐन मुमकिन है कि जिस पानामा केस के इख्तिताम का हम सोच रहे हैं, प्रोब कमीशन के ज़रिए उसका एक नया आगाज़ हो जाए और अगले चंद महीनों में हम बड़े मामलात के साथ साथ दोबारा से पानामा के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हों। जी, और अब हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं आयशा, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। जी आयशा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पार्लियामेंट हाउस के बाहर चलेंगे, वहाँ पे अरशद भाई चौधरी साहब मौजूद हैं। अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, मीर साहब आ रही है। अच्छा अरशद भाई चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में और पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग में कोई ज़्यादा फासला नहीं है और 1 किलोमीटर से भी कम फासला है, तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट से जो हवा चल रही है पार्लियामेंट हाउस की तरफ पहुंच रही है, ये हवा आपको ठंडी लग रही है या थोड़ी गर्म है? जी मीर साहब, बिल्कुल फासला तो बहुत कम है, लेकिन ये इस फैसले का जो इन्हिसार है वो तमाम तार
जो ये जंग लड़ी जा रही है वो इसीलिए लड़ी जा रही है कि इस पार्लियामेंट हाउस के एक जो ईवान है, वो कौमी असम्बली जिसे कहा जाता है, उसके जो कायदे ईवान हैं उनको उनकी नाअहली के हवाले से या उनको डिसाइड करने के हवाले से, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला होगा उसका तमाम तर जो उसके साथ हैं वो इस पार्लियामेंट हाउस तक यकीनन पहुंचेंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो उनसे हमने बात की है इस मुतवक्को जो फैसला है उसके हवाले से, लेकिन एक चीज़ जो हमने नोट की है वो ये है कि तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं जिसमें जो इसमें मुद्दा अलहान हैं, जिसमें जमात इस्लामी के सेंटर साजुल हक साहब थे और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन तमाम जमातों के रहनुमा हमें जो है वो बिल्कुल मुतमईन और नजर आए, पुरसकून नजर आए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो यकीनन बार बार ये दावा करते हैं कि हम बहुत पुरसकून हैं, हमें किसी किस्म का कोई खतरा फील नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज़ हमने नोट की है कि उनके रहनुमा जो हैं वो उनमें ज़रा एक चिड़चिड़ापन हमें नजर आ रहा है, थोड़े बेजार दिखाई दे रहे हैं और झंझलाए हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक अरशद, आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा जो हैं वो थोड़े से चिड़चिड़े से नज़र आ रहे हैं, ये किसकी तरफ इशारा किया आपने? जी, यहाँ पे हमने गुजरते हुए मियाँ अब्दुल मन्नान साहब, आपने यकीनन बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, फैसलाबाद से उनके रुकने कौमी असम्बली हैं, जब उन्हें रोक के मीडिया के एक कोलीग ने सवाल किया तो उन्होंने पहले तो मीडिया पे चढ़ाई कर दी कि जी आप फलां बंदा जो है वो एक टके का बंदा है, आपने उसको सर पे आसमान पे चढ़ा दिया है। फिर जब उन्हें ये कहा कि आप फैसला करने सुनने जा रहे हैं तो उनका ये कहना था कि मैं उसे की करने जाना है, जज ने फैसला देना है कि मैं फैसला देना है। इसी तरह जो है वो निहाल हाशमी साहब जो हैं उनसे मैंने खुद ये पूछा जब कि क्या फैसला जो आएगा आप इस फैसले को कबूल करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की आप जानते हैं कि रवायत जो है वो इतनी शानदार नहीं रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम करने पे। तो उन्होंने ये कहा कि ये फैसला जो है वो अगर आइन और कानून के मुताबिक होगा तो जरूर तस्लीम करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप ये भी तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि मावराए आइन फैसला हो? तो उन्होंने कहा कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेनेटर निहाल हाशमी साहब फरमाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये तारीफ रही है कि फैसले जो हैं वो आइन और कानून से हटके भी आते रहे हैं। तो इसी तरह जो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब हैं उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला सिर्फ जो है वो तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ वो डेवलपमेंट के हवाले से कर रही है, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मेफेयर फ्लैट्स की बात की जाती है। नवाज शरीफ साहब और उनका खानदान 80 की दिहाई से जो है वो एक कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन यहाँ एक पुलिस का बेटा जो है, एक लेक्चरर का बेटा जो है, उसके साथ से 2 करोड़ से बढ़ के 1 अरब 20 करोड़ हो जाते हैं। तो उनसे पूछा जाना चाहिए। तो इससे ये नजर आ रहा है मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनकी जो क़यादत का दावा है उसके बरअक्स उनके अंदर ना सिर्फ एक इस वक्त जो है वो बेजारी पाई जाती है। लेकिन अरशद भाई चौधरी साहब, जो मुस्लिम लीग नून की जो आला सतही क़यादत है, जो सीनियर वुज़रा हैं, वो तो ये तासुर दे रहे हैं कि वो बड़े मुतमिन हैं। आपने जिन लोगों का जिक्र किया है वो तो लग रहा है कि दूसरे दर्जे की क़यादत है। ज़ाहिर वो भी बड़े सीनियर लोग हैं, लेकिन वो जो अव्वल दर्जे की क़यादत है उसमें नहीं आते। तो इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत है वो एक पेज पे नहीं है। मीर साहब, इसमें तासर देने की बात बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन जब आप मतलब ट्वीट कर देना वो एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। इसमें हमने इवन मियां नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं मरियम नवाज, उनके भी ट्वीट देखे हैं और आज भी हमने देखा कि उन्होंने तमाम मामला जो अल्लाह पे छोड़ा है। लेकिन इसके बरक्स जो अगर आप इनके कॉलोफेल की बात करते हैं तो उसमें यकीनन एक तजाद नजर आता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया अरशद भाई चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर कामरान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। और कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ ही डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो भी हमारे साथ आ गए हैं। तो पहले ज़रा इनसे पूछ लें। अच्छा, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, अभी मैंने रशीद रिजवी साहब से जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं उनसे बात कर रहा था। वो कह रहे थे आज के फैसले में डिस्क्वालिफिकेशन का कोई ख़तरा उनको नज़र नहीं आ रहा। आप क्या कहेंगे? भाई साहब, दुनिया के सारे ममालिक में इंसाफ के एतबार से एक जूरी होती है और एक जज होता है। मेरे वकील दोस्त यहाँ पर खड़े हैं, जूरी ये फैसला करती है। जूरी पढ़ी लिखी होना भी ज़रूरी नहीं है। जूरी देखती है कि सच बोला गया या झूठ बोला गया। अच्छा, वो फैसला करते हैं सच और झूठ का, और जज जो है वो कानून के एतबार से सज़ा देता है। मैं समझता हूँ इस फैसले के अंदर जूरी सारी पाकिस्तान की आवाम है जिसने फैसला किया होगा कुछ ना कुछ। आप सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में खड़े होकर कह रहे हैं कि जूरी अवाम है, ये जज नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जूरी जो होती है ना वो आम तौर पर फैसला करती है कानून को देखकर नहीं। अच्छा, यहाँ पर सारी जिम्मेदारी जो है वो जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर है। जूरी भी वो हैं
और सज़ा देने वाले भी वो हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से बड़े बड़े चोर छूट जाते हैं और बाहर जाकर पकड़े जाते हैं, चाहे खनानी अनकालिया हो, चाहे एग्जैक्ट हो, चाहे एडमिरल मंसूर हक हो, ये पहला मौका है जब अवाम उम्मीद लगा रहे हैं, तहरीक इंसाफ नहीं, अवाम उम्मीद लगा रही है कि बड़े लोगों कब गिरफ्त में आएंगे। तो यहाँ से ये उम्मीद है। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, डिसक्वालिफिकेशन का खतरा आपको नजर आ रहा है? देखिए, ज्यूरी की बात जो अलवी साहब ने की है वो 2018 में आएगी, तो ज्यूरी वाला मामला तो यहाँ पे है नहीं है। ये कोर्ट ऑफ लॉ है, गो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है मगर वो लिमिटेड एक्सटेंड में। ये कोर्ट ऑफ लॉ है, जो फैसला होना है कानून के मुताबिक होना है। तो मेरा ख्याल है कि डिसक्वालिफिकेशन अगर इन्होंने कर दी तो ये फैसला जो है ये बजाते खुद जो है ना डिस्प्यूटेड हो जाएगा। अच्छा, अगर डिस्क्वालिफिकेशन हुई तो फैसला डिस्प्यूटेड हो जाएगा। उसकी लीगल ग्राउंड्स क्या हैं? लीगल ग्राउंड्स 184(3) की उसमें ये इनके इख्तियार में नहीं है ये बात। अच्छा, हाँ, तो जब जो चीज़ इख्तियार में नहीं, कानून बताएंगे ना, जो कुछ करना है इन्होंने कानून के मुताबिक करना है। अच्छा, सिर्फ इंसाफ की बात नहीं है। इंसाफ की बात है तो फिर तो एविडेंस नहीं आई है, फिर आप सारे मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दीजिए, सारे मामला सुप्रीम कोर्ट देख लिया करेगी। तो 184(3) के 4 कार्नर्स के अंदर ये इख्तियार इनका नहीं है कि किसी को डिस्क्वालीफाई कर। रशीद रिजवी साहब भी यही कह रहे थे। बिल्कुल, मेरा भी यही कहना। तो फिर क्या होगा? देखिए, बैन कोई बात होनी चाहिए मेरा ख्याल है। दरमियान कमीशन बनेगा, कमीशन हो सकता है या कमीशन की शक्ल की कोई चीज़ हो सकती है। अच्छा, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा नहीं। वो भी इस बात पे कि कुछ चीज़ें विद हेल्ड की हैं या खुद रिस्पोंडेंट साइड ने कुछ ख़राब की हैं, उस वजह से जो है ना वो शायद कमीशन की तरफ मामला चला जाए। कमीशन की तरफ मामला चला जाएगा। तो ज़ेब जावर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ज़ेब जावर साहब हैं, मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली है, हमारे साथ मौजूद हैं। आप ख़ास तौर पे आज तशरीफ़ लाई हैं, तो सेलिब्रेट करने आई हैं या सिर्फ देखने आई हैं? हामिद साहब, मैं तो पूरी प्रोसीडिंग्स में आती रही हूँ, शायद आपने मुझे मिस कर दी है, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आई हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो है हक़ की फतह होगी। तो वो PTI वाले कहते हैं वो हक़ पे हैं, तो इसका फैसला सिर्फ चंद लम्हों में होने वाला है और इंशाल्लाह ताला दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मेरे ख्याल में इसके बाद अब PTI वाले ज़रा रेस्ट करने और अगले इलेक्शन की तैयारी करें। वो कह रहे हैं कि रेस्ट नहीं करेंगे, हम एक और पिटीशन तैयार की हुई है हमने। मेरे ख्याल में उन्होंने इतना कीमती वक्त पार्टी का भी अपने अवाम का जो KPK का मैंडेट लेके आए हैं, उन्होंने इतना ज़ाया किया है कि मेरे ख्याल में अगले इलेक्शंस में उनको बहुत भारी नुकसान होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ एक हमारे एक्सपर्ट दोस्त मौजूद हैं, आमिर मतीन साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आमिर मतीन साहब, आज आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। क्या करें। तो ये आप काली ऐनक पहन के आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार भी सारे कर रहे हैं। अभी रशीद कोर्ट नहीं पहन सके तो काली ऐनक ही पहन लें। अच्छा, तो ये रशीद रिजवी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे थे कि डिसक्वालिफिकेशन का कोई ख़तरा नहीं है। आप एग्री करते हैं उनसे? नहीं, अगर ये तो खैर उनके पास कोई शायद इन्फॉर्मेशन हो, मेरे पास तो वो नहीं है। मगर मेरा ख्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए मुश्किलात जो है ना वो कम होती मुझे नज़र नहीं आ रही। फ़र्ज़ करें अगर वो DC नहीं भी होते तो इस बात का कभी इम्कान है कि एक जुडिशल कमीशन टाइम बाद तो ज़रूर बनेगा। और ये इसलिए कि उनके अपने वकील और अटार्नी जनरल ये अदालत से इस्तदा करते रहे कि आप ये, क्योंकि ट्रायल कोर्ट नहीं है, तो ट्रायल करवाएं, तफ्तीश करवाएं। तो वो अगर वो भी शुरू हो जाती है तो आप एक किस्म का कह सकते हैं कि उसे पैनामा 2 होगा। तो हम यहाँ आने की बजाय उस कमीशन के बाद आएंगे तो ये गंद एक किस्म का पड़ा रहेगा, ये ख़त्म नहीं होने जा रहा। पनामा का किस्सा आज ख़त्म नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। ये तो इस बात को तो कभी, ये तो बड़ा सेफली आप कह सकते हैं कि अगर इसी बात पे अगर सुप्रीम कोर्ट आज नवाज शरीफ साहब को DC नहीं करेगी तो इसी वजह से नहीं करेगी कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, 184(3) के एक लिमिटेड इख्तियारात हैं। तो शायद वो अगर समझें, मुझे नहीं पता क्या फ़ैसला आता है, मगर अगर वो छोड़ेंगे तो जुरिस्डिक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ से तफ्तीश नहीं हो सकती, मगर अदालत को मेरा ख्याल है तसल्ली करनी पड़ेगी कि तफ्तीश तो करवानी पड़ेगी। और वो ये कह चुके हैं कि ट्रायल कोर्ट में सेशन कोर्ट वगैरह नहीं भेजेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी प्रोसीडिंग्स में कहा था कि जनाब ये हमें सबूत नहीं दे रहे तो उनको देंगे। तो इसलिए मोस्ट लाइकली एक जुडिशल कमीशन अगर 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 वो बच भी जाते हैं तो ये कमीशन तो ज़रूर बनने जा रहा है। और मैं आई एम श्योर उसके अलावा सवालात, स्ट्रिक्चर्स होंगे, आज जुमले, ऑब्जर्वेशन जिस तरह की होंगी कि ये चीज़ें हैं जिस पे हमें जवाब नहीं मिले, हमें मनी ट्रेल नहीं मिली, टैक्स एवेजन के सवाल हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल हैं, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन, जो चीज़ें इसमें आज पता नहीं क्या फ़ैसला आता है, मगर जो चीज़ें साबित हुई हैं इसके अंदर
वो तो क्लियरली है। आपके ख्याल में हुदैबिया पेपर मिल का मामला खुलेगा? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो भी खुलने के कभी इम्कान है कि वो दोबारा खोला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उसकी तफ्तीश करवानी पड़ेगी और नैब को नहीं देंगी। मेरा ख्याल स्ट्रक्चर्स होंगी, हुदैबिया खुलेगा, जुडिशल कमीशन होगा, और मेरा ख्याल नैब चेयरमैन के मतलब भी अदालत कह चुकी है कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, शायद उनके खिलाफ भी कोई ना कोई एक्शन तजवीज़ किया जाए। ये वो है, अगर नवाज शरीफ साहब को डी सीट नहीं होते, अगर वो बच जाते हैं, तो इस सूरत में ये वाली चीज़ नहीं, तो अगर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती तो उसके बाद जो आपने 3-4 पॉइंट्स गिनवाए हैं, अगर ये हो जाते हैं, हुदैबिया पेपर मिल जो है वो खुल जाता है, तो ये तो फिर जी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मुतीन साहब। हम वापस चलते हैं अपने स्टूडियो। ओवर टू स्टूडियो साहब। और बहुत ही कीमती राय जो कि आपने हमें बताई डेफिनेटली, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीग की रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं। किसी किस्म की एडमिसिबिलिटी, इस्तिस्ना, मेंटेनेबिलिटी का सहारा नहीं लेंगे, चूँकि हमारा हाथ, हमारे दामन, हमारी नीयत साफ है। हम अदालत के आगे झुकेंगे। आज पहले दिन से लेके आज तक जो वो वादा किया था, आज आप उसको पूरा होते हुए देख रहे हैं। लेकिन हमें क्या नज़र आ रहा है? एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप। जो दावे करते थे कि हम साथ चलेंगे, कि हमारा भी एहतसाब किया जाए, और अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी दे दें, अगर आपने कुछ किया नहीं तो डरते क्यों हैं? आज वो सर झुकाए हुए हैं। ये सड़क के उस पार जिन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे अपनी छुटकारा हासिल किया, जिन्होंने इस्तिस्ना का अपना ली, जिन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे स्टे ऑर्डर लिए, वो जमात जो है वो आज आके यहाँ पर एक ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रही है जैसे कि वो बहुत इंसाफ पसंद है, वो बहुत अच्छी है। मैं दोबारा से मेंटेन करता हूँ, आज तो ये फैसला हमने सुनना है, लेकिन जिनका फैसला आ चुका है उसके बारे में भी कौम को आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है। सन 2000 में काला धन सफ़ेद करने वाले इमरान खान, जिन्होंने असासे छुपाए, जिन्होंने टैक्स चोरी की और ख़ुद दरख्वास्त दी, डिक्लेरेशन ऑफ कंसील्ड की अपने दस्तखत के साथ, और वो पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान के फेडरेशन के अदारों को खुद जमा करवाई। ये सनतकार टैक्स चोर हैं, ये सनतकार सनत याफ्ता इन्होंने असासे छुपाए हैं। और इसी तरह से इसी जमात का जहांगीर तरीन जो कि सेक्रेटरी जनरल है, इन्होंने अपना इनसाइडर ट्रेडिंग के हवाले से जब पकड़े गए रंगों हाथ, तो उन्होंने जाके 7 करोड़ रुपए जमा करवाए जुर्माने की शक्ल में, गलत मुनाफा कमाने की, और 1.5 करोड़ रुपया उन्होंने जुर्माना भी दिया। तो ये तो सारी कौम नजरें लगाई बैठी है कि आज फैसला क्या आता है, और हम फेस कर रहे हैं अल्लाह के फजल से, और करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जिनकी नीयत खोटी है, जिनका दामन काला है, वो कालक जब उनके मुंह पे आती है, उनका भी अखलाक आपको बताना, उनका भी किरदार आपको बनाना हमारा हक है। तो उनके साथ फिर क्या किया जाए, जिन्होंने आज खुद अपना फैसला सुना दिया है कि हम टैक्स चोर भी हैं, हमने असासे भी छुपाए हैं, अवाम का खून भी पिया है, और इधर अपना भेड़िया के ऊपर ओढ़ के एक नया रूप और अपने आप को पेश कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में। देखिए, मैं एक दफ़ा फिर से आसान अल्फाज में ज़रा आपके तवस्सुफ से आम आदमियों को केस समझा दूं। ये केस ये था कि वज़ीर आज़म को अहल करार दिया जाए क्योंकि उन्होंने करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, टैक्स चोरी की, और मरियम नवाज उनकी डिपेंडेंट हैं। 4 चीज़ें, अगर करप्शन साबित हुई, अगर मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई, अगर टैक्स चोरी साबित हुई, तो मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये था केस। अगर वजीर आज़म आज नाअहल करार दिए जाते हैं अदालत की तरफ से, तो केस इमरान खान जीत गए। और अगर मियां नवाज शरीफ की अहलियत पर कोई सवाल नहीं उठता, अगर 2 बजे के बाद भी वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ रहते हैं, तो फिर बाकी सब फजूल है, केस खत्म हो गया। अगर वजीर आज़म की अहलियत पर सवाल ना उठा, मैं दोबारा कह देता हूं, तो केस नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ की 3 नस्लें जीत गईं। नवाज शरीफ ने वजीर आज़म का इस्तेस्ना इस्तेमाल ना किया, कानूनी सहारे ना लिए,
अपने बच्चे जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, जिनको इस्तिस्ना हासिल है, करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह अपने बच्चों को वो इस्तेमाल न करने दिया। जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनको भी अदालतें ट्रायल नहीं करती, मगर अपने मरहूम वालिद को उनका भी हिसाब पेश किया। 3 नस्लों का हिसाब देने वाला आज सुरखरू होगा और केस बिल्कुल सादा है। मैं दोबारा कह दूं, अगर वजीर आजम की अहलियत पर सवाल ना उठा और 2 बजे के बाद भी वजीर आजम नवाज शरीफ रहे तो बाकी सब केस फारग है, बोगस है और झूठा है। फिर इमरान खान का वाजा बज गया जी। और आज हम यौम तशक्कर मनाएंगे, ये यौम शर्मिंदगी मनाएंगे। और ये खान साहब आज सुबह सुबह सुना एक्सरसाइज कर रहे थे। वर्जिश करनी चाहिए, जहनी सदमा को बर्दाश्त करने के लिए आप में हिम्मत होनी चाहिए। और खान साहब, मेरा मशवरा है आपको, वो दवाई जो आप रात को इस्तेमाल करते हैं आज उसकी डबल डोज दोपहर में भी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज बड़ा सदमा आने वाला है। आज वो जो नाअहल हैं, जिन्हें अवामी अदालत से नाअहल हुए, आज वो कानूनी अदालत भी हारने जा रहे हैं। वो जो अवामी तौर पर नाअहल हैं वो वजीर आजम की अहलियत चैलेंज किए हुए हैं। हमने कारकर्दगी की जंग जीती, हमने आईनी और कानूनी जंग भी आज जीतने जा रहे हैं। और 2013 में अवामी अदालत से भी हम जीते थे। अवामी अदालत से जीतने वाला नवाज शरीफ आज कानूनी अदालत से भी जीतने जा रहा है। खान साहब, जहनी सदमे के लिए तैयार रहें और अपनी डबल डोज अपनी जेब में रखें। ब्लड प्रेशर की दवाई भी रखिएगा, क्योंकि आज आपकी जहनी हालत और आपकी बाकी जिस्मानी हालत इस काबिल नहीं होगी इस फैसले के बाद कि फिर आप लोगों को फेस कर सके। और आज एक तस्दीक होगी कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। जो जिसके केस हक में होगा वो सच्चा साबित होगा। और इमरान खान आज आईनी अदालत से तस्दीक शुदा सर्टिफाइड झूठ का सर्टिफिकेट यहां से लेकर निकलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तलाल चौधरी का कहना था कि अगर वज़ीर आज़म की अहलियत पर बात नहीं होती तो वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि उनकी 3 नस्लें जीत जाएंगी। आज हम यौम तशक्कुर मनाएंगे। साथ ही साथ दानियाल अजीज़ ने जहांगीर तरीन पर भी तनकीद की और कहा कि जहांगीर तरीन और इमरान खान ने टैक्स चोरी की है, असासे